नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव। तो हम इसकी परिभाषा अगर देखें तो अगर हम दो बराबर और विपरीत आवेशों का एक ऐसा निकाय बना लें जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हों तो इसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे दो बराबर या विपरीत आवेशों को यदि अल्प दूरी पर रख दिया जाए तो यह निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। हमने प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश को कुछ दूरी पर रख दें तो ये जो निकाय है ये हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन है जो बच्चों को खासकर परेशान भी करता है कि ये जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो आंसर तो ये है कर रहे हैं। तो फिर ये अल्प दूरी पर क्यों आ गए। प्लस आवेश माइनस आवेश के पास आ जाना चाहिए और एक बिंदु पर ही आ जाने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। देखिए आप इस बात को समझ लीजिए कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव बनता है ये बिंदु आवेशों से नहीं बनता। वैद्युत द्विध्रुव जो बनाते हैं वो अणु बनाते हैं। जैसे मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं, सपोज करिए हमारे पास में कोई अणु है। ये अणु हमारे पास Na का है। Na ये Na का कोई इस तरह से अणु आ गया हमारे को, और सॉरी परमाणु आ गया, और दूसरा अणु आ गया, परमाणु आ गया Cl का। Cl का परमाणु थोड़ा बड़ा है और हम जानते हैं कि जो Cl है उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और जो Na है उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो क्योंकि इन पर विपरीत चार्ज है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, और जब आकर्षित करेंगे तो एक दूसरे के पास आ जाएंगे। पास आने पर हम देख पाएंगे कि जैसे Na तो यहां आ गया, जैसे आप यहां देखें Na तो इस बिंदु पर आ गया, ये तो आ गया आपके पास में Na, और ये आ गया Cl, ये आ गया Cl। ठीक, ये Na का सेंटर हो गया और ये हो गया सेंटर Cl का। ठीक, अब इन दोनों ने एक दूसरे को आकर्षित करा क्योंकि इस पर प्लस का चार्ज था और क्योंकि इस पर माइनस का चार्ज था, हमने देखा। तो जब ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि जब एक दूसरे के पास आएंगे तो पास आने पर एक स्थिति ऐसी आएगी कि इनकी जो बाउंड्रीज हैं, ठीक, एक दूसरे से मिल जाएंगी और इससे ज्यादा भी एक दूसरे के पास नहीं आ सकते, यानी एक दूसरे के अंदर प्रवेश ये नहीं करेंगे। और फिर क्या होगा, अगर हम इनके सेंटर की दूरी नापे तो आप अगर देख पाए तो जो सेंटर की इनकी दूरी आती है ये इनकी सेंटर के बीच की दूरी आ गई, बहुत ही अल्प दूरी है। तो ये सेंटर के बीच की दूरी आ गई, अब ये दूरी इससे कम नहीं होगी। तो अब ये जो निकाय बना है इसे हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। तो आप समझ गए होंगे जो वैद्युत द्विध्रुव बनता है वो अणु में बनता है, और अणु के जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे के निकट तब तक आते हैं कि जब तक कि वो एक दूसरे के बिल्कुल एक दूसरे की बाउंड्री को टच ना कर दें। और जब एक दूसरे की बाउंड्री को टच करते हैं तो उनके केंद्रों से जो कुछ दूरी रह जाती है, अगर उनके केंद्रों के बीच की दूरी निकालें, दिस दूरी इज कॉल्ड 2l। इस दूरी को हम 2l या अल्प दूरी कह देते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास जो परिभाषा जो है वैद्युत द्विध्रुव के लिए अणु के बनते हैं वैद्युत द्विध्रुव, जैसा कि आपने परिभाषा में देखा भी है। इसी तरह आप HCl वगैरह का भी निकाल सकते हैं। अब मैं आपको जो वैद्युत द्विध्रुव के अणु होते हैं, जैसा हमने एग्जांपल्स देखे इसके HCl, NaCl, H2O, CO2, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव के कुल आवेश की बात करें कि वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है, देखिए इस पर प्लस क्यू आवेश है और इस पर माइनस क्यू आवेश है, तो कुल चार्ज कितना हो गया 0। तो किसी भी वैद्युत द्विध्रुव का जो कुल चार्ज होता है वो 0 होता है। जैसे इस पर देखें, इस पर प्लस का 1e आवेश है, इस पर प्लस का 1e आवेश है और इस पर माइनस का 1e आवेश है, तो कुल चार्ज कितना हो गया, कुल चार्ज यहां भी 0 हो गया। तो वैद्युत द्विध्रुव जो होता है उसका कुल आवेश 0 होता है। वैद्युत द्विध्रुव है, क्या वैद्युत द्विध्रुव का नेट आवेश है, क्या यह वैद्युत क्षेत्र बनाता है? तो आंसर है हाँ, यह वैद्युत क्षेत्र बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस अलग अलग है।
डिस्टेंस की वजह से ये वैद्युत क्षेत्र बना रहा है। जैसे अगर हम किसी बिंदु पर चेक करें तो हो सकता है कि इसका टोटल आवेश शून्य है, लेकिन प्लस क्यू आवेश से इसकी दूरी कुछ और है और माइनस क्यू आवेश से इसकी दूरी कुछ और है। तो दूरी की वजह से ये वैद्युत द्विध्रुव बनाता है और अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग इसके वैद्युत क्षेत्र के मान होते हैं। ठीक, तो कोई भी वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र बनाता है। अगर ये इसी अक्ष पर बनाएगा तो हम कहते हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र आ रहा है, और अगर किसी अक्ष पर बनाता है, अगर किसी जगह पर बनाता है तो हम कहते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र आ रहा है। ठीक, इसी बेसिस पर हमने वैद्युत द्विध्रुव के जो अणु हैं, जो वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, वो दो प्रकार से व्यवहार करते हैं। जैसे एक अणु आप देखें, जैसे हमारे पास कोई अणु है जो H2 अणु ले लिया, तो ये H2 अणु कैसा बनाता है, सपोज करिए ये O है यानी ऑक्सीजन का अणु है, और इससे कुछ दूरी पर H और इससे कुछ इधर भी कुछ दूरी पर H। आप जानते हैं 120 डिग्री का ये एंगल बनाता है और इसकी शेप ऐसी होती है। इस पर माइनस का चार्ज है और इस पर प्लस का चार्ज है और इस पर भी प्लस का चार्ज है और इस पर भी माइनस का चार्ज, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। अगर हम इन दोनों का माध्य निकालें या इन दोनों का माध्य देखें तो लगभग बीच में होगा। अगर इनका सेंटर हम निकाले दोनों परमाणुओं का, तो इनका सेंटर लगभग हमें बीच में को मिलेगा, तो लगभग प्लस आपको यहां देखने को मिलेगा इनका, और यहां से ये दूरी आप देख पाएंगे तो फिर से आप सही देख पा रहे हैं कि ये दूरी हो गई हमारे पास में 12, और इन्होंने फिर से जो वैद्युत द्विध्रुव है ये यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव दोबारा से क्रिएट हो गया, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। अगर आप इसे देखना चाहें, अगर आप कैलकुलेट करना चाहें, तो आप इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव का कैलकुलेट कर सकते हैं। वरना कंफ्यूजन होता है कि H2 में कैसा बन गया, इधर बन गया, इधर बन गया। तो इन दोनों का जो माध्य होता है धनावेश, वो लगभग यहाँ को आता है, उसकी जो सेंटर आता है वो यहाँ को आता है, और उससे जो ऑक्सीजन की दूरी है ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करती है। ठीक, तो इस तरह के जो अणु हैं ये सामान्यतः बिना वैद्युत क्षेत्र लगाए हुए भी ये वैद्युत द्विध्रुव दिखाते हैं, और इन अणुओं को हम कहते हैं ध्रुवीय अणु। अणुओं की जो पहचान है वो ये है कि अगर इन पर कोई वैद्युत क्षेत्र ना भी लगाए, यानी ये बिना वैद्युत क्षेत्र के भी अगर हों, तो ये वैद्युत द्विध्रुव के गुण दिखाते हैं और ये वैद्युत क्षेत्र बनता है इनका। दूसरे तरह के हमारे पास जो अणु हैं वो ऐसे अणु हैं जो बिना वैद्युत क्षेत्र लगाए कोई आघूर्ण नहीं दिखाते। ठीक, जैसे हमारे पास CO2 का अणु है, ये C हो गया और ये O हो गया, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इस पर पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखें तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसका नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों का जो सेंटर आएगा, माइनस वालों का इन्हें ग्रीन पेन से कर देते हैं ताकि पहचान रहे, इन दोनों का जो सेंटर आएगा वो यहां आएगा। तो आप देख पा रहे हैं प्लस और माइनस एक ही बिंदु पर आ गए और इनके बीच कोई दूरी नहीं है। यानी अगर मैं कहूं कि क्या इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो इनका आघूर्ण जो है वो शून्य है, इनके बीच की दूरी नहीं है, इसका मतलब ये वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनाते। लेकिन अगर इन्हें हम बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो देखें, उसके बाद हम देखेंगे क्या होगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र जो है, वैद्युत क्षेत्र धनावेश पर किधर को बल लगाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाएगा, जिससे धनावेश थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस हो जाएगा इधर, और ये जो ऋणावेश है, ठीक है, धनावेश पर इधर को बल लगाएगा, जो ऋणावेश है उस पर बल लगता है थोड़ा विपरीत दिशा में। ठीक, विपरीत दिशा में बल लगेगा तो जो ऑक्सीजन का अणु इस जगह आना चाहिए था वो थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी ये अणु अब इधर को आ जाएगा, ये वाला अणु भी थोड़ा सा इधर को आ जाएगा, जैसे कि सी आप देख रहे हैं। तो क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है और ये वाला अणु भी थोड़ा सा इधर को डिस्प्लेस हो जाएगा। ठीक, तो जैसा आप देख पा रहे हैं, और धनावेश थोड़ा इधर आ गया। अब इन दोनों का जो सेंटर आएगा वो इस जगह आएगा, और आप देख पा रहे हैं कि यहां पर ये दोबारा से धनावेश और ऋणावेश कुछ दूरी पर आ जाएंगे।
ठीक, और यानी इनके बीच ये दूरी 2l आ जाएगी। और इस तरह जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में हम रखेंगे, वैद्युत क्षेत्र में रखते ही ये वैद्युत द्विध्रुव बना देंगे, वैद्युत द्विध्रुव बना देंगे। तो इस प्रकार इन अणुओं को जो कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं अध्रुवीय अणु। तो इस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण दो तरह के अणु करते हैं, एक ध्रुवीय अणु जो कि बिना बाह्य वैद्युत क्षेत्र के भी वैद्युत द्विध्रुव के रूप में रहते हैं, और दूसरे अध्रुवीय अणु जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। अब किसी भी इनकी जो प्रॉपर्टी है, जैसे हम इसे किसी भी वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं वैद्युत द्विध्रुव को, तो क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र इन पर बल लगाता है। क्योंकि आपके पास सपोज करिए ये वैद्युत क्षेत्र है, और वैद्युत क्षेत्र में आपने कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिया, इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव रख दिया। अब वैद्युत क्षेत्र क्या करेगा, धनावेश पर तो उसी दिशा में बल लगाएगा और ऋणावेश पर विपरीत दिशा में बल लगाएगा। ये दोनों बल बराबर भी हैं और विपरीत भी लगेंगे। F बराबर QE इतना बल लगाता है, तो इसका मतलब ये इसे घुमाएगा। तो कितना घूम जाता है वैद्युत द्विध्रुव, ये किस पर डिपेंड करता है कि वैद्युत द्विध्रुव के अंदर आघूर्ण तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन कितना आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, इस बात की जानकारी तो ये वैद्युत द्विध्रुव की स्ट्रेंथ पर निर्भर करता है। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव कितना स्ट्रेंथ का है, कितने पावर का है, इसे देखने के लिए कि वैद्युत द्विध्रुव कितने पावर का है, तो हमें देखना होता है कि वैद्युत द्विध्रुव जो है उस पर आवेश कितने ज्यादा है, कितना आवेश, और दूसरा उसके बीच की दूरी कितनी है। तो इस क्वांटिटी को नापने के लिए कितना घूमेगा या इसमें आघूर्ण कितना उत्पन्न होगा, एक हम क्वांटिटी निकालते हैं इसकी स्ट्रेंथ के लिए, जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगर आप किसी भी चीज का आघूर्ण निकालना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, उसमें दूरी की गुणा कर देते हैं। जैसे बल का आघूर्ण निकालते हैं तो बल में दूरी की गुणा कर दें तो बल का आघूर्ण आ जाएगा। द्रव्यमान में दूरी की गुणा कर दें तो द्रव्यमान का आघूर्ण आ जाएगा। अगर हम रेखीय संवेग में दूरी की गुणा कर दें तो कोणीय संवेग आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा उसका। इसी तरीके से अगर हम किसी भी चीज में दूरी की गुणा कर देते हैं तो उसका मोमेंटम आ जाता है। तो इसका मोमेंटम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम आवेश में ये जो दूरी है 2l, अगर हम इसकी गुणा कर दें तो हमें एक राशि मिलती है जिसका नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसकी परिभाषा भी हम यही लिखते हैं कि किसी भी आवेश में, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी है L2L, अगर उसकी गुणा कर दें तो इसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक, मात्रक देखेंगे, इसका जो मात्रक होता है, Q का मात्रक आ गया कूलम्ब और दूरी का मात्रक आ गया मीटर। Q का मात्रक कूलम्ब और दूरी का मात्रक आ जाता है मीटर। विमा की बात करें, अगर हम इसकी विमीय सूत्र निकालें तो कितना आ गया, कूलम्ब का विमीय सूत्र आ गया 80 और दूरी का आ गया L। क्रम से लगा लेते हैं LTA। अब बात आती है कि सदिश राशि है या अदिश राशि है। देखिए जो इसकी दिशा होती है वो सदैव 2l जो है उसमें एक सदिश राशि है। तो वैद्युत द्विध्रुव P जो है और इसकी दिशा किधर होती है, तो इसकी दिशा जो होती है हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर इसकी दिशा ली जाती है। ठीक, तो ये हमारे पास टॉपिक था वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, यदि इसमें आपका कोई सवाल हो या किसी तरह की चीज समझ में ना आ रही हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।